पार्टियों का दबदबा, चुनावी रण। भूमिहारों ने शास्त्रों के हवाले से यह साबित किया कि वे भी ब्राह्मण ही हैं, लेकिन याचना उनकी प्रवृत्ति नहीं। हालांकि बिहार झारखंड के कुछ हिस्से में यह समाज भी पुरोहिती करता है और यह बात स्वामी सहजानंद की किताब में दर्ज है, लेकिन इनकी विवाह व्यवस्था इनको आम ब्राह्मणों से अलग करती है। रक्त शुद्धता के लिए भूमिहारों ने अनोखा नियम बनाया। रक्त शुद्धता पर इस समाज का विशेष जोर है। रक्त शुद्धता के लिए इस समाज ने कुछ अपने नियम बना रखे हैं, जिसका पालन आज भी कड़ाई के साथ किया जाता है। अनुराग शर्मा ने अपनी किताब ब्राह्मण्स हु रिफ्यूज टू बेग में बताते हैं कि इस समाज में विवाह के लिए गोत्र और मूल जैसी दोहरी व्यवस्था काम करती है। गोत्र तो वही है जो हर हिंदू जाति के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कश्यप, वत्स, भारद्वाज इत्यादि। इसका तात्पर्य है कि हम किसी ऋषि के संतान हैं, लेकिन मूल की व्यवस्था भूमिहारों की अपनी व्यवस्था है। इस समाज में वे वैसे तो सगोत्रीय विवाह वर्जित है, लेकिन विषम परिस्थिति में भी समाज एक मूल में विवाह की इजाजत नहीं देता है। यह जटिल व्यवस्था ये बताने के लिए काफी है कि इस समाज ने किस तरह से अपनी रक्त शुद्धता पर ध्यान दिया है। अब बात भूमिहार समाज और उसके शौर्य की। सिकंदर और पोरस की लड़ाई आपने सुना होगा। इतिहासकार बताते हैं कि पोरस एक ब्राह्मण राजा था और उसके सैनिक भी ब्राह्मण थे। मेजर जनरल जीडी बक्सी उन्हें भूमिहार ही मानते हैं। इसके अलावा भी भूमिहारों के शौर्य के कई किस्से मशहूर हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने वाला यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि मगध क्षेत्र में कुछ ब्राह्मण समय आने पर तलवार लेकर राज्य की रक्षा के लिए युद्ध भी करते थे। फ्रांसिस बुकानन ने इस जाति को मिलिटेंट ब्राह्मण कहा है। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स और भी हैं जो ब्राह्मणों की इस जाति के शौर्य के बारे में बताते हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर को 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था। इसके बाद बाबर की सेना का सामना कानपुर क्षेत्र के मदारपुर में भूमिहार राजा कामदेव, धर्मदेव और विक्रम प्रताप देव सिंह नामक भाइयों से हुआ। इसके बाद बाबर की सेना का सामना कानपुर क्षेत्र के मदारपुर में भूमिहार राजा कामदेव, धर्मदेव और विक्रम प्रताप देव सिंह नामक भाइयों के नेतृत्व वाली ब्राह्मणों की सेना से हुई। राम मंदिर के विध्वंस के बाद मुगलों को पहली चुनौती इन्हीं तीन भाइयों ने दी। हालांकि ये युद्ध हार गए और इनके ब्राह्मण सैनिक बिहार के क्षेत्र की ओर पलायन कर गए। इसके पहले मेवाड़ के राजा को बाबर के खिलाफ खनवा की लड़ाई में सबसे पहली और सबसे बड़ी मदद पहाड़गढ़ के रियासत के भूमिहार राजा कामदेव मिश्र ने दी थी। इसकी चर्चा बाबरनामा में बाबर ने भी किया है कि उसका सामना राणा सांगा, कामदेव मिश्र और मेदिनी राय की संयुक्त सेना से हुआ था। बनारस के राजा चेत सिंह और हुसेपुर के राजा फतेह बहादुर शाही के बगावती शौर्यपूर्ण किस्सों की चर्चा पहले की जा चुकी है। 1857 की क्रांति का नायक मंगल पांडे भी इसी जाति से थे, जिनकी बंदूक की आवाज पर पूरा देश गदर काटते हुए जाग उठा था। अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद अब लड़ाई के औजार के तौर पर तलवार और बंदूक का दौर लगभग समाप्त हो चला था। लोकतंत्र के साये में सत्ता का समीकरण बनता और बिगड़ता। ऐसे दौर में तीन भूमिहार दिग्गज हुए, जिन्होंने न सिर्फ अपनी जाति की बल्कि आजादी की लड़ाई में भी दिशा दिया। इन तीनों में एक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका बचपन का नाम नौरंग राय था, जो कि यूपी के गाजीपुर के देवा गांव के निवासी थे। स्वामी अच्युतानंद से दीक्षा लेने के बाद ये स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए। इन्होंने अपना कर्म क्षेत्र पटना के बिहटा को बनाया। अपनी जाति के लिए बौद्धिक लड़ाई लड़ने वाले इस स्वामी को जल्द ही इस बात का एहसास हो गया कि उनकी अपनी ही जाति के जमींदार नहीं चाहते कि वो भूमिहार रैयतों की हितों की रक्षा करें। बकास्त की जमीन को लेकर स्वामी और जमींदार के बीच मामला फंस गया। स्वामी के तेवर तल्ख हो चले और इन्होंने किसानों के लिए काम करने का मन बनाया। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा की नींव रखी। यह सभा कांग्रेस के साथ कदमताल करते हुए किसानों के हित के लिए संघर्ष करने लगी। 1935 तक ये देश की सबसे बड़ी किसान सभा बन चुकी थी। इसी का परिणाम था कि 1936 में जब लखनऊ में पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ तो स्वामी जी को इसका पहला अध्यक्ष चुना गया। स्वामी जी की लोकप्रियता आम जनों के बीच ऐसी थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि पूरे देश में आज स्वामी सहजानंद से बड़ा कोई किसान नेता नहीं है। किसान सभा के माध्यम से आजादी की लड़ाई आम जन तक पहुंचने लगी।
इसी कालखंड में एक और नेता बिहार में तेजी से उभर रहे थे। नाम था सर गणेश दत्त। जमींदार फैमिली से आने के कारण गणेश दत्त और स्वामी जी के बीच वैचारिक मतभेद था। गणेश दत्त ने अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलकर जन कल्याण के लिए कई काम किए। कांग्रेस के अंदर भी इनकी अच्छी धाक थी। पटना विश्वविद्यालय से लेकर रेलवे स्टेशन पटना जंक्शन के निर्माण में गणेश दत्त की बड़ी भूमिका स्वीकार की जाती है। अब बात आधुनिक बिहार के निर्माता और बिहार के पहले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा की। ये बिहार के दूसरे प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस की ओर से बनने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। आजादी के पहले प्रांतीय सरकार के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के प्रधानमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात सन 1937 की है। बिहार में कांग्रेस की ओर से प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री का नाम तय करना था। महात्मा गांधी ने राजेंद्र प्रसाद के हाथों एक चिट्ठी भेजी बिहार के कांग्रेस के नेताओं के नाम। कांग्रेस की मीटिंग में राजेंद्र प्रसाद ने उस चिट्ठी को पढ़ दिया। चिट्ठी में गांधी जी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए लिखा था कि बिहार कांग्रेस अनुग्रह नारायण सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए मान ले। लेकिन गांधी के इस फरमान का पेशे से वकील और कद्दावर नेता सर गणेश दत्त ने विरोध किया। इन्होंने भूमिहार नेता डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रस्ताव के समर्थन में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने मत विभाजन की मांग कर दी। अनुग्रह नारायण सिंह के पक्ष में कास्ट लॉबी के साथ ही गांधी जी का साथ था और श्री बाबू के साथ भूमिहार नेताओं के अलावा दलितों की ताकत थी। इस तरह पहली बार बिहार में कांग्रेस का नेता भूमिहार जाति से ही चुना गया और वो भी गांधी जी के मर्जी के खिलाफ। इसके बाद सन 1946 में भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा निर्विवाद रूप से बिहार के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में कामयाब रहे। 1947 में देश आजाद हुआ और प्रांतीय सरकारों के मुखिया को अब प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 1947 के बाद बिहार में भूमिहार समाज के राजनीतिक सफर के बारे में। कैसे बिहार में ही भूमिहार समय के साथ राजनीति में कदमताल करने में पिछड़ गए। कैसे राजनीति में नेतृत्व पर अपना नेचुरल राइट मानने वाली इस जाति ने पर्दे के पीछे से राजनीति करने का हुनर विकसित किया और कैसे इस जाति ने अपने आप को एक बार फिर से राजनीति में स्थापित किया। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।